नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति अब हर दिन एक दिलचस्प मोड़ की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। हर दिन एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये अध्याय है 2023 के लिए होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए और इसमें हर दिन अलग-अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रहार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी इस बार मंत्रियों का आपस में घमासान जारी है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। मेयर ने आंसू बहाए, नदियां बहाई, कहीं न कहीं भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश की, कांग्रेस के ही मेयर और कांग्रेस के ही मंत्री ने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज राज्यपाल के घर जाकर ज्ञापन दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लगातार मामले उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन पर राज्यपाल अब संज्ञान ले। इस सिफारिश के साथ, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ राज्यपाल के दरवाजे पर पहुंची बीजेपी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी राजस्थान में कर्नाटक के दम पर, कर्नाटक में जैसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया भ्रष्टाचार का, क्या एक बार फिर से वही फॉर्मूला अपनाने जा रही है यहाँ पर बीजेपी? इस पर हमने 4 दिन पहले एक बहस की थी और बहुत सारे विषयों को उठाया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी बीजेपी राजस्थान में कर रही है। आखिर कैसे बीजेपी को भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का मौका मिला? क्या वाकई में राजस्थान में गांधी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले अशोक गहलोत अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं? आज चर्चा इसी पर करेंगे और क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब होगी? क्योंकि बीजेपी के पास भी बाकी अंदरूनी लड़ाइयां अपनी काफी हैं। तो उन सब से जूझते हुए बीजेपी क्या इसे मुद्दा बना पाएगी राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान का किला फतेह कर पाएगी? तमाम योजनाओं के बीच भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी अशोक गहलोत सरकार अगले 4 महीने में ऐसे कौन से जतन करेगी जिससे कि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, उसे कहीं न कहीं विफल बनाए कांग्रेस। देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला राजस्थान की राजनीति में इस बार देखने को मिल रहा है। आज हम चर्चा करने की, बहस करने की, इस पूरी सार्थक चर्चा में कोशिश करेंगे कि समझने की कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को अगले 4 महीने कायम रख पाएगी, सस्टेन कर पाएगी? रोज़ाना ना राज्यपाल के पास ज्ञापन देने जा सकते, ना सड़कों पर उतर सकते। तथ्यों के आधार पर जनता के पास जाएगी, तो वो तथ्य कहाँ से लाएगी? 3 वरिष्ठ मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष चतुर्वेदी बीजेपी से हैं और भरत मेघवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी आशीष चतुर्वेदी जी। आज बीजेपी के जो प्रयास है राज्यपाल के यहाँ जाने से, कितनी ताकत पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप अपने इस मूवमेंट से दे पा रहे हैं आज के प्रयास से? देखिए मीना जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 4.5 साल से जब से सरकार बनी है, और अभी आपने जिक्र किया था अपने ओपनिंग रिमार्क में कि आज ही प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने शांति धारीवाल जी के खिलाफ बयान दिया है। तो पिछले 4.5 साल से अगर हम देखें, सरकार की विफलताओं का आकलन करें कि किन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपराधों का नियंत्रण नहीं कर पाना इस सरकार की नाकामी है। रोजगार जनरेट नहीं कर पाना, और जब से सरकार बनी तब से हर महीने सीएमआई के आंकड़े आते हैं और राजस्थान बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 और नंबर 2 रहता है। और केवल आंकड़ों की बात नहीं करें हैं हम, अगर बात करें तो जितने पेपर यहाँ पर लीक हुए हैं, जितने पेपरों को निरस्त किया गया है और मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणा की है और जितनी सरकारी नौकरियां दी, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जिस तरह से सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, अवैध खनन, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई है, आप देखिए खाजूवाला में, बीकानेर में, जिस तरह से एक दलित महिला का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसमें 2 पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति राजस्थान में चल रही है। जब से ये सरकार बनी है, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, हवा में कोई बात नहीं करनी चाहिए। केवल आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो मीना जी, स्थिति यह है कि 2018 दिसंबर में इस सरकार ने शपथ ली थी, अशोक गहलोत जी तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे,
और प्रदेश की जनता को ये लगा कि 10 साल का एक एक्सपीरियंस उनके पास है, तो वो अपने तीसरे कार्यकाल में जनता का शायद कुछ भला कर पाएंगे। 2019, 2020, 2021 और 2022 ये 4 आंकड़े मैं आपको एनसीआरबी के बता रहा हूं जो रेप और अटेम्प्ट टू रेप के हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तो 2019 में जो सरकार का पहला साल था, राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 था और 5,997 केस राजस्थान में दर्ज हुए। 2020 में फिर राजस्थान नंबर 1 था और 5,310 केस दर्ज हुए। 2019 और 2020 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। 2021 में फिर राजस्थान नंबर 1 पर रहा, 6,337 मुकदमे दर्ज हुए रेप और अटेम्प्ट टू रेप के। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। और 2022 में फिर राजस्थान नंबर 1 पे रहा, 7,093 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और आप मान के चलिए 2023 के जो आंकड़े आएंगे लगभग यही आंकड़े आएंगे। फिर पूरे देश में राजस्थान की तरफ से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर आएगी कि राजस्थान में महिला अपराधों की क्या स्थिति है। दलितों के प्रति अत्याचार की अगर हम बात करें तो जब से ये सरकार बनी है तब से राजस्थान पूरे देश में दलितों पर अत्याचार में नंबर 2 बना हुआ है। और ये आंकड़े हैं और आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। अभी इनके डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी आशीष जी, इस देश में महिलाओं को, दलितों को वस्तु की तरह चुनावी हथियार बनाना कब बंद करेंगे आप लोग? नहीं नहीं, देखिए हम चुनावी हथियार नहीं बना रहे मीना जी, हम कह रहे हैं ये सिलसिला रुकना चाहिए। मतलब शर्म आती है, मतलब घटनाओं का जिक्र करते हुए मतलब मन बड़ा उद्वेलित होता है कि हम किस तरह से इन घटनाओं का जिक्र करें, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के। आप देखिए जब से सरकार बनी है, चाहे हम थानागाजी प्रकरण की बात कर लें, चाहे सिरोही वाले प्रकरण की बात कर लें, चाहे बूंदी में जो हुआ उसकी बात कर लें, जिस तरह से टीचर को जलाया गया उसकी बात कर लें, मतलब लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आप देखिए हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है। दूसरा हम बात करें भ्रष्टाचार की, सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, ना तो इसे महिला, ना ही इसे दलित, ना ही फिर इसे नहीं लॉ एंड ऑर्डर का ही बात है। मतलब आप देखिए पुलिस मीना जी अपराधों में नियंत्रण करने में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। और जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही देते हैं, तस्दीक करते हैं कि ये सरकार विफल रही है। अब मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। क्या आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दे उठा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही है, चाहे हमारी जन आक्रोश यात्राएं हों, चाहे हमारा जिला स्तर पर जन आक्रोश का घेराव हो, चाहे हमारा सचिवालय का घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, वो एक अलग विषय है। भाई ठीक है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, वो आप पे आरोप लगा रही है, उनके आरोपों में दम नहीं है। लेकिन अगर इस सरकार के मंत्री, आपने भी कर्नाटक का जिक्र किया था, इस सरकार के मंत्री राजेंद्र गौड़ा जी 15 मई को जयपुर में एक जनसभा संबोधित करते हैं, सरकार में मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाई अशोक गहलोत जी, अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो उनको मंत्री पद से बर्खास्त कीजिए, और अगर वो सही कर रहे हैं तो उसकी जांच कराइए। इस सरकार में विधायक है भरत सिंह जी, पहले मंत्री रहे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री जी को 50 से अधिक पत्र लिख चुके हैं और कह रहे हैं कि आपका जो खनन मंत्री है वो अवैध खनन में लिप्त है। और वो कहते हैं कि भाया रे भाया, प्रमोद जैन के लिए कि भाया रे भाया तूने खूब खाया। राम नारायण मीणा जी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं मुख्यमंत्री जी क्या कारण है आप मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपके मंत्री सिर से लेकर के पैर तक भ्रष्ट हैं। दिव्या मदेरणा जी महेश जोशी जी पर आरोप लगाती है। मतलब इस सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं है। आप स्थिति देखिए मीना जी, मुख्यमंत्री जी के सामने टीचरों को स्वीकार करना पड़ता है कि हमको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सचिवालय के पास योजना भवन में 2.5 करोड़ की नकदी मिलती है, गोल्ड मिलता है। मतलब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा मुझे बताइए आप। न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति कर रखी है सरकार ने। भरत मेघवाल जी, जो यहाँ पर रिपोर्ट पेश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ना सिर्फ इस डिबेट में बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, आज राज्यपाल के यहाँ पर सांसदों की लंबी कतार और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, कितना दबाव महसूस कर रही है सरकार और पार्टी? मीना जी देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में 4 महीने बाद, आगामी 4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल चुका है कि अब ना ही तो कोई मोदी फैक्टर है, ना ही इनके पास किसी तरह की कोई योजनाएं हैं जिन योजना या मोदी फैक्टर को लेकर ये जनता में जा सके। इन्होंने सिर्फ एक पिछला राग अलापना शुरू कर दिया कि जिस तरीके से हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात की थी और जो जमीनी हकीकत
थी उस जमीनी हकीकत पे बात की थी, उसी तरह से ये भी प्रयास करना चाहते हैं चलने का। और मुख्यमंत्री की दौड़ इस तरह से हावी हो रखी है कि लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और जिसके पीछे मजबूरन कई नेताओं को जाना पड़ता है। अब रही बात आशीष जी के सवालों की, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। ये उन भरत जी 4.5 आप सालों की आशीष बात जी के करते हैं। सवालों का जवाब मत दीजिए, भरत जी आप मेरे सवाल का जवाब मैं दीजिए। क्लियर, मैंने आपसे सीधा सा बिल्कुल मैंने मीना आपसे जी, मैं सीधा सा क्लियर सवाल करना। ये पूछा था, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि पार्टी और सरकार कितना दबाव महसूस कर रही है भ्रष्टाचार के बिल्कुल आरोपों भी के बाद। दबाव महसूस नहीं, बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं करती है सरकार और पार्टी, क्योंकि सरकार जनता के लिए काम कर रही है, पार्टी जनता के हितों के लिए काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 साल में हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। पिछले 4.5 साल में कोरोना जैसे समय में भी राजस्थान आर्थिक विकास दर में दूसरे स्थान पर रहा है। इस देश की आर्थिक विकास दर से 3 गुना ज्यादा हमारी विकास दर है। देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर रहा है राजस्थान फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन के अंदर। और आज ये जो सांसद महोदय कार्यकर्ता बीजेपी के जितने राज्यपाल जी के पास जाकर आवेदन दे रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहूंगा क्या कि इन सांसद महोदयों ने कोरोना में कभी कोई जाके काम किया? क्या इन सांसद महोदय ने ईआरसीपी के आप लिए 3 13 साल जिले बार पीछे बार क्यों पानी जा की रहे मांग हैं? कर रहे, क्या अभी काम अभी किया? अभी और भ्रष्टाचार की अभी बात, अभी की बात करिए भरत मेघवाल जी, अभी आज मैं आज के वही जो बात, नहीं हालात नहीं, हैं, देखिए मीना जी, आज की सच्चाई मैं, ये है भरत हमें मेघवाल आज जी, के जो आज की हालात है सच्चाई उन्हीं ये है कि हालातों पर बात कर रहा हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास धारीवाल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज की सच्चाई ये है कि मेयर आपकी खुद मंत्री के खिलाफ बोल रही है। आज की सच्चाई देखिए ये है कि राजनीति पूर्व में, पंचायत राज मंत्री भरत सिंह आरोप लगा रहे हैं। तो मीना जी, कांग्रेस के मैं द्वारा वही ही बात कहना, भ्रष्टाचार की। जी नहीं ऐसा बताइए। कुछ नहीं है। आरोप लगा रहे, किसने क्या आरोप लगा दिया? प्रताप सिंह जी ने क्या कहा? और देखिए इस तरह की राजनीति में बातें चलती रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम आप देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से जनता के बीच में बिल्कुल नहीं जा पा रही, जनता ने नकार दिया इन्हें। ये पूरे 4.5 साल में 5 लाख की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। अभी कुछ दिन पूर्व विधानसभा के घेराव का इन्होंने कार्यक्रम बनाया था, उसमें आप देखिएगा कितनी क्या भीड़ थी। और मैं वही आपको बात बताने वाला हूं कि प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, महेश जोशी जी ने, धारीवाल जी ने जो बातें की, उन बातों का सार अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि अभी जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, भारतीय जनता पार्टी कहां अपने दोहरे चाल चक्र से बाज आ रही है। रोजगार की इन्होंने बात करी, 10 लाख से ज्यादा तो केंद्र के अंदर खाली पड़ी है सीटें। 2 करोड़ रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कहां गायब हो जाती है। और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो आपके हाथ में है ना, क्यों नहीं लाते राजस्थान में? आप करवाइए ना जांच, क्यों नहीं कराते भ्रष्टाचार? लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। आप जनता को उन बातों को थोपना चाहते हैं जो कि है ही नहीं, और जनता यहाँ पर समझदार है। अभी इन्होंने बात करी अत्याचारों की। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आधी रात को परिवार से मिले बगैर दाह संस्कार करा दिया जाता है, और आप बात करते हैं किस तरीके से किसानों के ऊपर गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, उसका कुछ नहीं हुआ। किस तरीके से राजस्थान में इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक साधु संत की जो जमीन थी उस जमीन को हड़प लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी पे आरोप लगाने से पहले पहले स्वयं को देखे। भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बात करने वाले, क्या पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं था? कौन सी वॉशिंग मशीन में धोकर निकालते ही है कि उसके ऊपर कोई आरोप नहीं आता, और जिसके ऊपर आरोप होता है वो आधी रात को जैसे भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनता है और वो बिल्कुल स्वच्छ और गंगा जैसे स्वच्छ हो जाता है, जैसे मोदी जी ने गंगा माता को स्वच्छ करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई थी। तो तो मीना जी, भरत जी राजस्थान के अंदर किसी आपका ये कहना है भरत जी कि अगर बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई सच्चाई है तो वो ईडी और सीबीआई के जरिए इस्तेमाल कर लें, देख लें और पता लगा लें कितने करें ना, तथ्य हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना बिल्कुल आप? करे ना। पिछले 9 महेश। साल में 2,500 मुकदमे, 2,500 से ज्यादा मीना जी मुकदमे दर्ज हुए हैं ईडी में, और कन्विक्टेड जो आदमी हुए वो 25 हुए, यानी कि आप देख लिए 1% से भी कम का रेशियो है। तो किस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम करती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सबको सर्वविदित है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है, जिसका परिणाम था कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ा। सीपी जोशी को आप देखिए किस तरीके से वसुंधरा राजे, सीपी जोशी और बाकी लोगों में तनाव है। किरोड़ी लाल जी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए बार बार धरना ये देते सब रहते हैं, बातें जिसका तो परिणाम सब क्या जानते निकलता हैं है? ना भरत जी ये सब बातें तो सब जानते हैं, रिपीट परिणाम क्या करने से क्या निकलता है? मतलब है? इन सब बातों की यहाँ चर्चा ही क्यों? हम तो जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं
उस विषय पर आप जनता को एनलाइट करिए, जनता को अपनी बात बताइए, अपना पक्ष रखिए। बीजेपी में क्या चल रहा हाँ है जी, ये जनता देख रही है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इससे हम विषय से भ्रमित हो बिल्कुल जाते हैं। बताने की मीना जी, ये हमारा हमारा विषय है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं उसमें राज्यपाल के यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जब राज्यपाल के यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी लामबंद हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि इस लामबंदी का नतीजा क्या निकलेगा। ये लामबंदी सफल होगी कि नहीं होगी, सफल होगी तो क्या होगा, सफल नहीं होगी तो कांग्रेस सरकार क्या करेगी। मैं आपके पास आऊंगी। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, अशोक गहलोत को जाना जाता है गांधीवादी विचारधारा के लिए, गांधीवादी छवि उन्होंने अपनी बनाई, संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी पहचान पहले ही बना चुके हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं भी उनकी नीतियों का हिस्सा है। ऐसे में अगर अशोक गहलोत की सरकार पर बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, ना सिर्फ विपक्ष लगाता है बल्कि उनकी सरकार के मंत्री भी लगाते हैं, विधायक भी लगाते हैं, मतलब तमाम कार्यकर्ताओं में भी जिस तरह का रोष देखने को मिल रहा है, कभी कहीं से खबर आती है, कभी अजमेर से आती है, कभी किसी दूसरे जिले से आती है। ऐसी स्थिति से निपटने में जो बीजेपी की जो योजना है, कांग्रेस के अपने मंत्री तो उनके खिलाफ है कि बीजेपी भी इसे मुद्दा बना रही है। तो मुद्दा ये है, सवाल ये है कि बीजेपी इसमें कितनी सफल हो पाएगी, जनता को अपनी बात समझा पाएगी, या फिर इस तरह के तथ्यों के बिना अगर सिर्फ आंदोलन या फिर यहाँ पर ज्ञापन देने मात्र से जनता को भी समझ में आता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। देखिए, मैं जहाँ तक जो जिस तरह की जो स्ट्रेटेजी भाजपा ने जो अब स्टेप जो उठाए उससे पहले आम जनता के बीच में जाते ही लोगों को प्रभावित ज्यादा महेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आपका कुछ इंटरनेट इश्यू है या ऑडियो प्रॉब्लम है? मैं इस वक्त में लगा लेता हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं ये बताने की कोशिश ही कर रहा था। अब कैसी आवाज आ रही है? अभी बेहतर है, बेहतर है। हाँ, मैं ये कहना ये चाह रहा है ये था कि जिस रूप में जो जितने भी जब भी भ्रष्टाचार या वगैरह मंत्रियों की मंत्री और विधायकों के बीच में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इन सब चीजों को उस दौरान अगर आप जनता के बीच जाते और उन चीजों को हाईलाइट करते तो प्रभाव एक माहौल बनता भाजपा के पक्ष। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब 4 महीने बाद में जब प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये ज्ञापन के रूप में राज्यपाल के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बनेगा। और चुनावी मुद्दा बनने की शुरुआत कैसे हुई है कि जब आपने भाजपा सरकार पे जो सचिन पायलट ने मतलब क्या था ना भ्रष्टाचार के जांच के आरोप लगाए थे सरकार पे ही कि उनकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है, कि जो भाजपा वसुंधरा सरकार ने जिस तरह पे जो आरोप लगाए थे उस पर कुछ नहीं हुई कार्रवाई। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है राजस्थान के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और साथ साथ ही ये है कि अभी इसको अब आता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आप बना रहे हैं, बनाने के बाद में स्ट्रेटेजिकल आपकी क्या स्थिति होगी, क्या इनमें सभी मतलब भाजपा के सभी गुट एक साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे और कितना प्रभावशाली हो। क्योंकि अभी आपने ये देखा होगा कि भाजपा जितने भी अपने जो जनता के बीच जाके जो आंदोलन वगैरह छेड़ चुकी है उसमें कहीं ना कहीं मतलब इनकी जो गुटबाजी भी उभर के आई है, चाहे वो जन आक्रोश रैली हो चाहे और कुछ भी पूर्व में रहे हो, ये मामला समझ में आता है। अब रहा सवाल कि देश की राजनीति में कि हमेशा भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के राज्य सरकारें अपनी स्थानीय एजेंसियों को यूज में लेती है और दूसरी और केंद्र सरकार है वो अपनी एजेंसियों को एक दूसरे के खिलाफ मतलब इस्तेमाल करती है। तो ये कि विपन के रूप में न लेकर के अगर वास्तव में ऐसे आरोप लग रहे हैं और पार्टी के भीतर आरोप लग रहे हैं। महेश जी वापस आएंगे आपके पास, भरत जी के पास वापस जाती हूँ मैं, आशीष जी तब तक कनेक्ट होते हैं।
एक बार मेरी टीम थ्रू प्लीज आशीष जी से बात करिए। तब तक भरत जी, महेश जी को आप सुन पा रहे थे? मुद्दा बनाने बिल्कुल। की कोशिश मुद्दा बनाने की कोशिश आपकी सरकार के खिलाफ केंद्र में बहुत बड़ी सफल हुई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आप जानते हैं 2014 में कितनी बड़ी सफलता बीजेपी को मिली थी। वही प्रयास बीजेपी अब राज्य में यहाँ करने जा रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर जनता को सीधे सीधे समझ में आती है बात कि हाँ, हमारा कोई भी काम हो रहा है तो वो आसानी से नहीं हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ता है, तब हमारा काम होता है या फिर होता ही नहीं है। ऐसी संख्या बहुत बड़े लोगों की है जिनकी सरकार के प्रति नाराजगी भी है। तो अगर बीजेपी इस नाराजगी को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है तो आपकी क्या रणनीति है कि आप भ्रष्टाचार के इन आरोपों को दरकिनार करा पाए जनता से? देखिए मीना जी, हमें दोनों जो आपने बातें की उसे एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि 2014 का जो दौर था उस दौर में लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरीके से नहीं जानते थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने जिस तरह से जनता को विजन दिखाया वो 9 साल के अंदर जनता समझ चुकी है। और आपने देखा कि पिछले 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है, यानी कि अगर देखें तो पूर्ण बहुमत की जो इनकी सरकार है वो मात्र 4 या 5 राज्यों में है, बाकी इन्होंने गठजोड़ करके सरकारें बनाई हैं। अब रही बात राजस्थान में भ्रष्टाचार की, अगर हम बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो 1 नंबर पर है, जहां एसीबी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। चाहे चतुर्थ श्रेणी क्लास 4th कर्मचारी रहा हो, चाहे आईएएस आईपीएस रहे हो या कितना भी बड़ा अधिकारी रहा हो, उस पर राजस्थान सरकार ने, एसीबी ने त्वरित गति से कार्रवाई की है, जो हम आए दिन पेपर में भी पढ़ते हैं। अब देखिए आप इनका समय, जब चुनाव के 4 महीने रह गए तब इनको भ्रष्टाचार की याद आती है, तब इनको सभी सांसद महोदयों को एक साथ जाकर राज्यपाल जी को ज्ञापन देने की बात आती है। तो मेरा सवाल वही था कि ठीक है, अगर आप जनता के मुद्दों को उठा रहे हो तो ये सांसद महोदय तब कहाँ गए थे जब इस राजस्थान राज्य में कोरोना जैसी त्रासदी हुई थी और कोरोना पे वैक्सीनेशन के पैसे मांगे गए थे? क्या उन जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व नहीं है कि वो हर एक मुद्दे को उठाए? क्या वो भरत जी, जनप्रतिनिधि भरत जी, ऊपर से भरत जी, एक बात बताइए। बहुत स्वाभाविक सा सवाल जनता के जहन में उठेगा कि आखिर कांग्रेस के भी लोग बोल रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है, बाकी दूसरा हमले करने वाले जो दल है, राजनीतिक दल, वो भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाएंगे। बिना आग के धुआं कहीं होता है? आपने कभी सुना है? कहीं दूर दूर तक ऐसी मीना जी, बातें हुई हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान में अभी राजनीति, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जिस तरह की इस 21वीं सदी में राजनीति चल रही है उसे आप और हम सब जानते हैं और जनता भी बखूबी जान रही है। लोगों पर आरोप लगाना, नेताओं पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, वो स्वाभाविक सी बात है आज की राजनीति में। लेकिन बात आती है तथ्यों के आधार पर। जो लोग इतने बड़े बड़े बयान अगर देते हैं कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप है और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो लाइए ना तथ्य, कराइए ना रिपोर्ट दर्ज। क्यों नहीं एसीबी में देते, क्यों नहीं ईडी में देते, क्यों नहीं सीबीआई में देते? सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। और उसका परिणाम यही मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान की जनता ने जितने भी उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाई है। और अभी रिसेंटली गए साल जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में 28,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने विजय हासिल करी थी, मात्र 1-2 हजार वोटों से नहीं की थी। तो ये सब चीजें दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जनता में जा रही है वो मुद्दे जनता स्वीकार नहीं कर रही है। चाहे इनकी जनाक्रोश रैली रही हो, चाहे इनके और भी सत्याग्रह इन्होंने किए हो वो रहे हो, या बाकी जितने भी ये प्रोग्राम करते हैं आप देखिए उनमें जनता का हुजूम आता नहीं और जनता इनको नकार चुकी है। इसलिए मीना जी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कांग्रेस जो सरकार है, कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। आज राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और राजस्थान ऐसा एक राज्य है जहाँ हर एक वर्ग को साधने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और राजस्थान के अंदर अगर विकास दर की बात की जाए तो हम उसमें भी आगे, और हर तरीके से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। तो मीना जी, हमें किसी तरह से कोई डर नहीं है क्योंकि हम जनता के बीच में है। भरत जी, जनता हमें भरत जी, भरत जी, आप काफी काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, संवेदनशील भी नजर आते हैं, तथ्यों के साथ बात भी करने की कोशिश करते हैं और युवा भी हैं। जब आप जनता के सामने ये बोलते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो क्या ये इतना स्वाभाविक है? जनता इसे इसी रूप में समझे कि जो भी बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका काम है, चाहे उस पर सच्चाई हो चाहे नहीं हो। आपकी बात को जनता अगर ऐसे समझेगी तो जनता किस पर विश्वास करेगी?
जनता विश्वास करेगी काम पर, जनता विश्वास करेगी उन चीजों पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें दे रहे हैं, जनता विश्वास करेगी उन वादों पर जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए और पूरे किए। पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बड़े-बड़े वादे जनता को किए थे, जिस तरीके से जनता की जेब काटने का काम किया, तो जनता अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छल है और कपट है। तभी तो मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि राजस्थान में किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब लोगों में जाता हूं तो मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आज कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान है वो रुझान बहुत ही सपोर्टिव है, वो रुझान पॉजिटिव है। भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। हम पेपर में आए दिन पढ़ रहे हैं और आप ये देखिए किरोड़ी लाल जी जिस तरीके से आए दिन पिछले 1 साल से धरना दे रहे हैं, आपने देखा कि किसी भी तरीके से इनकी पार्टी का इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और आज जिस तरह से हुजूम लेकर ये जाना चाह रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं होगा। मैं आपको मीना जी बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार अपने काम पे, अपनी योजनाओं पे और अपनी कार्यशैली पर चुनाव लड़ेगी। इस बार जिस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से हम हमारी रणनीति बना रहे हैं, उस आधार पर चुनाव लड़ेगी। हमें इससे किसी भी तरह का कोई डर और किसी भी तरह का कोई घबराहट नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस को किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जनता इस बात को सुन ले, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बड़े आत्मविश्वास में नजर आते हैं। कहते हैं मैं हूं ना, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल मुख्यमंत्री की जो चुनाव प्रचार की सामग्री आ रही है मुख्यमंत्री के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उसमें अब वो ये नहीं लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी है या सरकार है, अब वो लिख रहे हैं मैं हूं ना, मैं आ गया हूं, मेरे पर विश्वास करिए। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, राजस्थान की जनता किसी एक व्यक्ति पे विश्वास करके क्या राजस्थान में कांग्रेस की वापसी कर पाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि भरत मेघवाल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि जो राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे हैं उनमें भी बीजेपी की फूट दिख रही है। जो लोग आज नहीं पहुंचे, इस ज्ञापन देने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, क्या उसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि आज बीजेपी की अंदरूनी कलह आज भी देखने को मिली, नजर आई? देखिए मीना जी, ये बात सही है कि जब मुख्यमंत्री होता है तो सोचता है कि मेरे अनुसार पार्टी चलेगी और मैं शासन में हूं तो सब कुछ है, बाकी और कुछ दिखता नहीं है। लेकिन वो भूल जाता है कि जिस पार्टी के कारण वो मुख्यमंत्री है उस पार्टी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता है। तो ये देखिएगा, मुख्यमंत्री जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार बने थे तो उनका रुख अलग था, पहले पार्टी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। दूसरी बार बने थे तो उनको लगा था कि मैं ही बनाता हूं, मैं इतने सारे लोगों को नियुक्तियां देता हूं, सब कुछ करता हूं। तो अब तीसरी बार जब बन जाता है तो सोचता है कि सब कुछ मैं ही तो चला रहा हूं, नहीं तो मैं तीसरी बार कैसे बन सका था। ये गलत फहमी में जो अगर मुख्यमंत्री हो जाता है तो फिर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई निर्णय तो मुझको करना है, अशोक गहलोत जी को निर्णय नहीं करना है। तो अशोक गहलोत जी जो कब बाहर दिखा देंगे रास्ता, उनको अपनी तरीके की बात मालूम हुई। तो उनके सामने मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं उनके आशीर्वाद से बनाऊं, मैं सोनिया गांधी के आशीर्वाद से बनाऊं, मैं प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से बनाऊं या राहुल गांधी के आशीर्वाद से, गांधी परिवार के आशीर्वाद से बनाऊं, बाकी तो कोई मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना, ये भी पता है आपको। तो ये देखिए मुख्यमंत्री जी का जो अहम जिसके अंदर आ जाता है उसका पतन निश्चित रूप से होता है। आपने देखा रावण भी कितना सब कुछ था, अहम था, जब भी तो उसको खत्म कर दिया गया। तो देखिएगा जो अहम किसी के अंदर नेता में नहीं चाहिए, देख के होना चाहिए कि मैं पार्टी के कारण हूं, पार्टी ने मुझे मौका दिया है, ना कि मेरे कारण पार्टी बन रही है। जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह के आप देखेगा कि प्रचार प्रसार में केवल मुख्यमंत्री जी दिखते हैं, जो प्रधानमंत्री जी रास्ता अपनाए हुए वो हमारे मुख्यमंत्री जी आजकल उन्हीं आधार पर चलते हैं, सब कुछ देखे, सब कुछ। चुनौती भी इस देश में कांग्रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दी हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है और उसका नाम अशोक गहलोत है। और इसीलिए अशोक गहलोत अब राजस्थान में उन्हें चुनौती, प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती देने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। कभी कोई मंत्री, कभी कोई विधायक, कभी कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कभी मेयर खुलकर सामने आकर बयानबाजी करते हैं। इस विषय पे मैं महेश शर्मा जी के पास जाऊं, उससे पहले श्याम जी एक और बात। आज जो ज्ञापन देने लोग पहुंचे थे यहाँ पर राजभवन में, राज्यपाल के पास, वहां पर कौन नहीं पहुंचा? जो नहीं पहुंचे वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अहमियत चाहिए पार्टी में, उन्हें वो जगह चाहिए जो अभी मिल नहीं रही है। दिखेगा कि ये बात सही है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते जिनको ले जाना चाहिए था।
वसुंधरा जी का नाम ही चर्चा में आता है। अगर वसुंधरा जी खड़ी होती है तो फिर बाकी पार्टी के नेता पीछे हो जाते हैं। इसलिए आज भी मेरे को लगता है वसुंधरा जी को न्योता नहीं दिया होगा। वो विधायक दल में है, वो क्योंकि विधायक है आज, इसलिए विधायक होने के नाते नहीं पहुंची है, तो एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि जो करोड़ीलाल मीणा मुद्दे उठा रहे थे, उन मुद्दों को अहमियत दी बीजेपी ने और राज्यपाल तक उस मुद्दों को पहुंचाने में सफल हो पाए। तो इसका मतलब करोड़ी जी का कद था, अब बढ़ा है पार्टी में, घटा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, तो वो आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर वसुंधरा जी जाती तो फिर लगता कि भाई वसुंधरा जी सब कुछ करा रही हैं, तो वसुंधरा जी विवादित नहीं बने, क्योंकि पार्टी में उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग और ये लगा रहे हैं अशोक गहलोत के ऊपर आरोप। तो दोनों के अंदर कंट्रोडिक्शन नहीं है, मेरे को लगा इसलिए वसुंधरा जी ने जाना उचित नहीं माना। क्योंकि आज तो बीजेपी में आज तो कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है अभी वहां पर। तो ये बात सही है कि जिस तरह के आज हुजूम उमड़ा और जितने सांसद, पहली बार इतने सांसद एक साथ आए और जाकर के कहा कि राज्यपाल को कि भाई देखिए महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, राज्यपाल क्या कर सकते हैं? वो एक पत्र भेज देंगे मुख्यमंत्री जी को कि मेरे पास बीजेपी का पत्र आया है, आवश्यक कार्रवाई करें। क्योंकि वो निर्देश तो नहीं दे सकते मुख्यमंत्री को, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि निर्देश देके जाएंगे भाई इनका तो आप मुकदमा दर्ज ही कर लेना। केवल वो डाकिए का काम करेंगे, वो मुख्यमंत्री या बाकी को कह देंगे और मुख्यमंत्री जी उसका जवाब राज्यपाल को भेज देंगे, इतना ही होगा। इस ज्ञापन से कोई बहुत कुछ उछाल हो जाएगा। केवल बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरह से विवादित हो रहा था मामला, धरना चल रहा था, अभी धरना भी आराम से समाप्त हो गया और बीजेपी ने अपनी लाज भी बचा ली। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई प्रधान अब कहाँ जाएं, राज्यपाल को संवैधानिक पद है और राज्यपाल कहेंगे कि भाई मैं हाँ देखूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। और क्योंकि देखिएगा वो भी राजनीतिक तौर पे आए हुए हैं, समझदार व्यक्ति है, प्रभारी राजस्थान के रहे हुए हैं, तो इसलिए वो कहेंगे कि एक डाकिए का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जो कहेंगे कि मुझे बीजेपी ने ये पत्र दिया है, इस पे आप दिखा करके कार्रवाई करें, बस यही करके इतना हो जाएगा। तो एक बचाव हो गया भाजपा का। भाजपा ये नहीं कहेगी कि हम कहाँ जाते हैं, अब मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं सकते, ये मुख्यमंत्री जी आप अपनी जांच करा लो। इसलिए राज्यपाल मीडिएटर होता है, राज्यपाल के पास गए, प्रतिपक्ष का नेता भी गया है और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी गए और सांसद और विधायक जाने के बाद निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक कांग्रेस को दिखाया कि हम इतने एक तरफ नहीं। और कोशिश की, एक ताकत दिखाने की कोशिश भी की बीजेपी ने यहाँ पर, और बड़ी संख्या में जिस तरह से सांसद और विधायक पहुंचे, ताकत का प्रदर्शन भी हुआ। और इससे ये भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश हुई कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी अब गंभीर है और इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। महेश जी, राज्य में, राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कोई सरकार पलटी हो, आपको याद आता है? देखिए, अभी तक का अगर इतिहास देखा जाए तो राजस्थान में भ्रष्टाचार की बातें तो बहुत हुई है। और आप चाहिए मतलब क्या होता ना, ये आपको पिछले कुछ 1998 के बाद से लगातार ऐसी चीजें हुई है जो मतलब क्या होता ना चर्चाओं में आना शुरू हुआ है। लेकिन इससे पहले भ्रष्टाचार का नहीं है, ये कांग्रेस, ये जो भी राजनीतिक दल रहे हैं वो किन्हीं किन्हीं कारणों से, या तो केंद्र सरकार के वजह से या कोई ऐसी वजह से, मतलब क्या कहता है फूट की वजह से, या मतलब जो गठबंधन की सरकारें बनी उनके टूट फूट से राजस्थान की राजनीति बहुत प्रभावित हुई है। इसमें कोई दोहराने, चाहे 77 का इतिहास उठा के दे या उससे 65 या 66 का जो इतिहास उठा के देखे, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहता है सरकार गठबंधन की रही है, चाहे सुखाड़िया जी के टाइम पर रही हो चाहे और दूसरे समय पर रही हो। और जो सत्ता में रहा है उसको ज्यादा मतलब फेस करना पड़ा है, चाहे वो जगन्नाथ पहाड़िया के टाइम पे हो, अशोक आपके शिवचरण माथुर के टाइम पे हो, कहीं ना कहीं, और हरिदेव जोशी के टाइम पे हो, कहीं ना कहीं मतलब गुटबाजी हुई है और उसकी वजह से सत्ता संकट पे के उच्च पार्टी के हाईकमान को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। फिर बस गठबंधन का मतलब क्या कहता है ना बिखराव भी रहा है, एक प्रमुख कारण। दूसरे बीजेपी के राजकारण के दौरान की बात है, उसमें जनता पार्टी हो चाहे या मतलब बाद में जब बना, जिस तरह से जो राजनीतिक तरीके से उठा पटक और खरीद फरोख्त, या खरीद फरोख्त तो नहीं कहूंगा, बल्कि यह है कि मतलब मैनेजमेंट, राजनीतिक मैनेजमेंट की वजह से इस तरह से सरकारें बची हैं और
गिराई गई हैं। अब ये जो पहली बार है जब 2000 के बाद के 21वीं सदी जो मान लो, तो उस 21वीं सदी में ये भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पहले कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पे आरोप लगाए थे, उसके बाद में इन्हीं के शासन में मतलब क्या कहते हैं, एक आयोग भी गठित किया था, माथुर आयोग, और उसमें जांच में ये उसको शून्य कर दिया था। तो इसमें मतलब ये बात वहां से उठी है। अब ये नए सिरे से मतलब क्या कहता है ना, जो मौजूदा सरकार में सचिन पायलट जो पार्टी के आंतरिक गुटबाजी से अलग हुए थे, या किसी तरह से उनको मतलब क्या था अपने प्रदेश पद से और मंत्री पद से अपना त्याग पत्र देना पड़ा, तो ये भी एक सब जाहिर है। अब ये मुद्दा, चूंकि वो धरने पे बैठे सचिन पायलट, उस धरने में उन्होंने मतलब पूर्ववर्ती सरकार और गहलोत सरकार दोनों को निशान, अपनी सरकार को भी निशाने पे लिया कि भ्रष्टाचार के मामले में क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई है। तो अब ऐसी सूरत में इसकी राजनीतिक काट में भाजपा ने इसको काट को नया बता के कि जिस तरह से मेयर मंत्री को पूछ रहे हैं और दूसरे मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो चुनावी जो मोड में आ गए हैं सभी राजनीतिक दल, मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा, ये भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेंगे। और यह व्यक्तित्व की, यहाँ मतलब व्यक्तित्व के है, एक तरफ तो मतलब मोदी का व्यक्तित्व होगा, एक और गहलोत का व्यक्तित्व होगा। इन दोनों का मतलब क्या आता है ना, इस मुद्दे बनेंगे, और यही एक जो मेरे को जो लग रहा है वो माहौल इसी रूप में बनाया जाने की कोशिश होगी। जी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय आला कमान को, राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी में अगर कोई दे रहा है तो वो नाम है अशोक गहलोत। और देश के सबसे बड़े प्रदेश में, राजस्थान में, अगर अशोक गहलोत इस चुनौती को देने में कामयाब हो जाते हैं तो वही बीजेपी की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता भी है। लेकिन चिंता अशोक गहलोत की भी कम नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर भी बगावत और विरोध के सुर लगातार उठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनावों से पहले अभी सुनाया जा रहा है। सवाल ये है भरत मेघवाल जी कि आखिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी और आपके पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी दोनों मिलकर ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, इनको बैठाकर एक मंच पर इनकी बात सुनकर इनको कहीं ना कहीं आश्वस्त क्यों नहीं कर पा रहे कि ये लगातार बोल रहे हैं, हर बार कोई ना कोई, हर सप्ताह कोई ना कोई बयान कांग्रेस के ही लोगों के द्वारा कांग्रेस के ही खिलाफ दिया जाता है। क्या वो आपको डराता नहीं है, पार्टी के लिए परेशानी का कारण नहीं है? आपका आपका माइक ऑन करिए, ऑडियो ऑफ है। देखिए मीना जी, समय समय पर जब इस तरह के घटनाक्रम हुए तब हमारे जो संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जो प्रभारी रहे रंधावा जी, उनसे पहले जो रहे, उन्होंने सबने समय समय पर इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की, उन्होंने बताया भी है, और इस तरह के कोई बयानबाजी ना हो। अभी प्रताप सिंह जी ने भी जब बयान दिया धारीवाल जी के स्टेटमेंट पर, तब उन्होंने भी कहा कि इस तरह के कोई अपने को बयान नहीं देने चाहिए, वो काफी सीनियर विधायक है, मंत्री कई बार रह चुके हैं, तो इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं उससे पार्टी को निश्चित तौर पर कोई ना कोई हानि भी होती है, और इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर फैलता है पार्टी के अंदर वो उचित नहीं होता। लेकिन मैं आपको मीना जी बताना चाहता हूं कि पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार यहाँ राजस्थान में जिस हिसाब से चल रही है, उचित तरीके से चल रही है, सही तरीके से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उस काम को जनता तक पहुंचा रहे हैं, और सभी विधायक, आप देखिए कि राज्यसभा जब सांसदों के चुनाव हुए तब कितनी बार ये कहा गया कि इस बार जो विधायक है विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, विधायक है सिर्फ 2 ही राज्यसभा सांसद चुन के जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस ने अपना जो बहुमत था वो बहुमत दिखाया, एकजुटता दिखाई, और बीजेपी के पाले से क्रॉस वोटिंग हुई। तो 4.5 साल के अंदर जितने भी इस तरह के बयान हुए, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जिन चीजों को लेकर हमें एकजुटता दिखानी चाहिए थी वहां कमी आई थी, लेकिन उससे बाद में हमने एकजुटता को बनाए रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने वॉर रूम में 1-to-1 कॉन्वर्सेशन किया, हर एक विधायक की बात को सुना, हर एक विधायक की बात को समझा, और उन सब चीजों को हमने आराम से उन चीजों को समाप्त भी किया है। और देखिए अब चुनाव जो आने वाले हैं 4 महीने के अंदर, उसके अंदर भी हमारा पूरा प्रयास रह रहा है कि जो भी विधायक है उन, या विधायक प्रत्याशी रहे या संगठन का भी कोई अहम अगर कोई व्यक्ति है तो उनकी बात को सुना जाएगा,
उसकी बात पे अमल किया जाएगा। कल भी केसी वेणुगोपाल जी जब यहाँ एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे, तो उनसे भी कुछ मंत्रणा हुई है, संगठन के बारे में चर्चा हुई है, और जो भी चीजें हमें देखने को मिल रही है पार्टी में, उसको ऑब्जर्व करके उसको सुधारा जाएगा। देखिए, परिपूर्ण कोई भी नहीं है, ना ही व्यक्ति परिपूर्ण है, ना ही पार्टी परिपूर्ण है, और उस चीज को अगर हमारी कहीं गलतियां हैं, उस गलतियों को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और उन गलतियों पर हम काम भी कर रहे हैं, और भविष्य में इस तरह की कोई चीजें ना आए और ना दोहराई जाए, उस पर भी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। जी, महेश शर्मा जी, जी मोमेंटम बनाने का प्रयास जो इस वक्त बीजेपी ने किया है, भले ही मुद्दा जैसा कि श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस के सचिन पायलट ने जब मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, तो बीजेपी को आना पड़ा इस रास्ते पे। उससे पहले बीजेपी इतनी आक्रामक नहीं थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही लोगों ने बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने का मौका दिया है। लेकिन बात यह है इस वक्त की हालात जो बने हुए हैं प्रदेश में, और जिस तरह का राजस्थान का इतिहास रहा है, वर्तमान में जो हालात हैं, अशोक गहलोत सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाले चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान का ये चुनाव, इस बार का चुनाव पहले के हर चुनाव से, वैसे तो हर चुनाव अलग होता ही है, दिलचस्प होता ही है, लेकिन ये चुनाव तुलनात्मक रूप से कहीं अलग रूप में नजर आएगा। राजस्थान की जनता भी क्या उतनी मैच्योरिटी से इस बात को समझकर मत पेटियों में अपने वोट डाल पाएगी? हालांकि अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन जितना रोमांचक ये चुनाव होने जा रहा है, क्या राजस्थान की जनता भी इस बात को समझ पाएगी? क्योंकि जनता इस कार्यक्रम को देख रही है, और हमारी कोशिश आने वाले दिनों में ये जरूर होगी कि जनता हमारे पैनल से सीधे सवाल पूछे और हम उनके सवालों को लें। लेकिन अभी सवाल ये है महेश जी आपसे कि राजस्थान की जनता का जो मूड है, आपने देखा है, क्या वो भी इस बात को समझ पाएगी कि ये चुनाव जो है वो काफी अलग है, और इस बार उन्हें वोट किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, किसकी बात को सुनना है, किसकी बात तथ्यों के साथ है, किसकी बात में सच्चाई है, और कौन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है, जैसे भरत जी ने बताया अभी। मैं ये बता आरोप प्रत्यारोप को अगर अगर आप नगण्य में शून्य भी मान लें कि जनता इसको समझ जाए कि भाई वो भी है एक दूसरे पे, ये चुनाव का माहौल था तो लगाएंगे ये आरोप प्रत्यारोप के। भ्रष्ट कोरोना कितना कम है या ज्यादा है, ये वो एक मुद्दा है। इस समय ये है कि सबसे बड़ी जो इस समय बढ़त जो मिली हुई है गहलोत को मिली हुई है। पहली बढ़त ये है कि कांग्रेस को एक करने में, सरकार को कायम करने में उनका ये मतलब क्या कहते हैं कामयाबी एक ये प्ले करेगी। और दूसरा ये है कि जो घोषणाएं जो की है, खासकर जो इस बजट में की है, पिछले बजट में की है, जिस तरह का कोरोना मैनेजमेंट किया है, ये सारी जो चीजें हैं उसको प्ले करेगी। और ये जो है गहलोत के व्यक्तित्व वर्सेज मोदी का व्यक्तित्व, ये दोनों की मतलब क्या कहते हैं इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा माहौल जो किस कौन सी पार्टी इसमें आगे रहती है, ये और मतदाता किससे ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि उपलब्धियां तो दोनों सरकारों ने की है, केंद्र सरकार की भी उपलब्धियां है, तो वही मतलब राजस्थान की सरकार की भी उपलब्धि है। अब उपलब्धियों में सबसे बड़ा अगर कोई रोल रहता है तो वो है महंगाई राहत वाले जो शिविर है, वो काफी प्रभाव छोड़ रहे हैं। और ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि शायद कहीं ये रणनीतिक बढ़त, मतलब क्या कहते हैं चुनावी रणनीतिक बढ़त गहलोत के पक्ष को जा रही है। जी, तो गहलोत के पक्ष में जहां बढ़त जाती दिख रही है, वहीं सवाल ये भी है महेश जी, श्याम जी, भरत जी और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जनता जो सुन रही है, 2019 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुना, और 2020 के चुनावों में लोकसभा में उसी जनता ने अशोक गहलोत के राज में रहते हुए भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, और 25 के 25 सांसद बीजेपी की झोली में डाले। अब अगर इस प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं, और चेहरा बीजेपी और कांग्रेस का, अगर एक मुख्यमंत्री का चेहरा और दूसरा सीधे प्रधानमंत्री का चेहरा, तो वो अपने आप में ही एक शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा नहीं था। पिछली बार भी चेहरा अशोक गहलोत का इस तरह से खुलकर सामने पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं लेकर आई थी। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी इस तरह से खुले रूप में, श्याम जी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोक गहलोत को खड़ा करना अफोर्ड कर पाएगी?
देखिए मीना जी, ये तो अभी तय करेगा समय। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का चेहरा आएगा यहाँ पर, अशोक गहलोत का चेहरा आगे नहीं आएगा। क्योंकि राज्य का चुनाव केवल राजस्थान का नहीं है, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में भी जाना है, फिर छत्तीसगढ़ में भी जाना है। मुख्यमंत्रियों को दिखा करके तो आप चुनाव जीत नहीं सकते। देखिए देखिए मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है कि हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि सरकारी योजना के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। वो यूथ कांग्रेस के लोगों के बीच में ही कह के आते हैं और फिर वो खुद अपनी योजनाओं को शंकाएं प्रकट करते हैं कि देखिए महिलाओं को मैंने 1,000 पेंशन अगर की है, जो वृद्धों को पेंशन की है, कम पड़ती है, ये 1,500 होनी चाहिए, मुझे सत्ता में लाओ तो मैं 1,500 करूंगा। और देखिएगा जब राहुल गांधी के 5 सूत्र आकर के चुनाव कराएंगे तो फिर अशोक गहलोत की योजनाएं कहाँ रह गई महेश जी। अब देखिएगा ये 30 तारीख के बाद आप प्रचार प्रसार करने में जितने आप सक्षम हो फिर सक्षम नहीं हो। अभी तो आपने प्रचार प्रसार सरकारी साधनों के माध्यम से आपने राजनीतिक भाषण दे दिए। आपको चिंता है अपनी खुद को स्थापित करने की। आपने कभी पार्टी को आगे करके चुनाव लड़ने की बात नहीं की। आपने सचिन पायलट के साथ बैठ करके बात करने की बात नहीं की। तो चुनाव किसके आधार पर जीतोगे? संगठन कमजोर संगठन है ही नहीं। अब संगठन नहीं है कि क्या महात्मा गांधी मित्र लगा करके या राजीव गांधी मित्र लगा के क्या चुनाव जीत सकते हो? क्या वोटर्स को लेकर के मत डलवा सकते हो क्या? इसलिए मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी को ये भूल जाना चाहिए कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बनाऊं तो कांग्रेस के कारण बनाऊं। कांग्रेस के कारण कांग्रेस मुख्यमंत्री जी के कारण नहीं बनी है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है। अब इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो बार बार बात आ रही है कि प्रधानमंत्री जी को चुनौती अशोक गहलोत नहीं राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत तो कहते जब राहुल गांधी खड़ा होता है तो मैं तो नंबर में आता ही नहीं हूं। तो इसलिए ये गलतफहमी अपने आप को निकाल देनी चाहिए सबको। अगर उनके समर्थक कहते हैं कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेगा तो बनेगा कब? अगर राहुल गांधी की कृपा होगी, सोनिया गांधी की कृपा होगी या प्रियंका की कृपा होगी तो बनेगा, क्योंकि कहते मैं उनकी कृपा से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं। तो ये बहुत सारी चीजें अपने स्टेट को देख करके अगर फैसला कर लेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो विवादित नहीं है मुख्यमंत्री, जितने हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विवादित है वहां विवादित नहीं है मुख्यमंत्री। अब कमलनाथ को कह दिया राहुल गांधी ने, कहा भाई 150 सीट जीतेंगे तुम्हारे आधार पर नहीं, मैं खुद आ रहा हूं चुनाव में। तो इसलिए देखिएगा आज पटना में बैठ करके बातचीत क्यों हुई है और उन्होंने राहुल गांधी ने कहा है कि हमको सब एकता के सूत्र में चुनाव लड़ना है, हमको मोदी को हराना है। अब यहाँ क्या देखिए प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पर और अशोक गहलोत को तो कह जाते हैं मेरे मित्र हैं, मुझसे विश्वास करते हैं इसलिए मुझसे मांगते भी हैं, तो उनको जो कहे और लड़ते रहते हो आपस में, क्या करोगे आप? तो जो पंच कस के चले जाते हैं अशोक गहलोत के ऊपर, इसलिए अशोक गहलोत की राजनीति कितनी टिक पाएगी ये तो समय तय करेगा। क्योंकि देखिए अब बातचीत दिल्ली में चल रही है, अब फॉर्मूला क्या तय हुआ है वो बाहर आने वाला है। आपके सामने 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगा कि अशोक गहलोत की स्थिति क्या रहेगी चुनाव में। क्या वो चुनाव प्रचार समिति कर संभालेंगे, क्या संभालेंगे, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा? मुख्यमंत्री होता है इसलिए सरकार का कामकाज के लेकर तो चुनाव लड़ा जाता है बात ही, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा आगे रहेगा नहीं रहेगा ये फैसला अभी तक राहुल गांधी ने तो किया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के जो लोग हैं और जो कौन से लोग हैं जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए, या 17 लोग या 12-13 लोग जो आपकी पार्टी को हरा करके निर्दलीय आए, आप उनकी वकालत करके कहते हो कि मेरे को तो 100 टिकट का फैसला कर दो, बाकी का आप करते रहना, क्योंकि आपने 102 बार बार कहा कि 2 तो बीटीपी के हैं। तो इसलिए देखिए आप कभी नहीं कह रहे हो कि 200 पर हम चुनाव कैसे लड़े, हम स्ट्रेटेजी एक साथ तैयार करें। 100 की कह करके कहना क्या चाहते हो? 100 ही जीतेंगे, आगे नहीं जीतना। तो देखिए पार्टी में एक जो स्थिति है अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। एक कांग्रेस पे संकट आया हुआ है, उसको कैसे निकाला जाए। आप 4 साल तक तो सोते रहे, अब आपने कहा ये भी ले लो ये भी ले लो, और अब 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, आप दे क्या पाओगे? इसलिए एक सिलेंडर ले लो, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर पे आप आ पाओगे नहीं आ पाओगे, दिसंबर में आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। तो ये सब चीजें कहने में अच्छी लगती है, फील्ड में जब जाता है व्यक्ति तो मालूम पड़ता है कि आपने दिया क्या। अब आप करो कि मोबाइल देंगे नहीं देंगे पता नहीं, आप कैश ले लो, आप जो भी लेना है कैश ले लो, कैश लेकर के भी अगर वोट नहीं दिया तो क्या करोगे आप? तो इसलिए स्ट्रेटेजी कांग्रेस के अनुरूप बननी चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, इन तमाम आरोपों के बाद भी एक सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें सफल हुए, उनका प्रबंधन जो है वो चर्चा का विषय रहा। और अब आपकी जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत जी, आप ये बताएं, राजस्थान में कांग्रेस की
रणनीति को लेकर दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपके पास भी कुछ सुगबुगाहट, कोई खबर, कोई भीतर खाने से आपके सोर्सेज़ से कुछ जानकारी आ पा रही है? भरत जी, ऑडियो आपका। मीना जी देखिए, पहले तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि राजस्थान में सिर्फ माननीय अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि मैं एक सिंगल चेहरा हूं और कोई नहीं है। जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए या उन्होंने जब मीडिया में बाइट दी तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के लिए क्या सोचती है। बतौर मुख्यमंत्री ये स्वाभाविक हो जाता है कि उनको उस चीज को लीड करना है, उनको उस चीज का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि वो एक दायित्व को लेकर चल रहे हैं। और बार बार उन्होंने कहा कि हमें इस बार रिवाज बदलना है, हमें इस बार वापस से कांग्रेस की सरकार को लाना है। आपने दिल्ली के बारे में पूछा, कुछ दिन पूर्व दिल्ली में मंत्रणा हुई जिसमें राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, पायलट साहब, अशोक गहलोत जी साहब और प्रभारी जी सब बैठे हुए थे। और उसमें उसमें जो भी डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के बाद आपने देखा कि सभी ने कहा कि एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब रही बात देखिए 4.5 साल बाद इतनी चीजें क्यों आई। अगर हम पिछले 2 साल के बजट को देखें तो उस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार गिर गई, लेकिन राजस्थान में सरकार को बचाने का प्रयास किया, पूरा सफल रहा और मुख्यमंत्री जी ने उस काम को किया। 100 विधायकों को एक साथ एक जगह बैठाकर रखना और उनसे उस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनका अनुभव ही है मुख्यमंत्री जी का, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने राजस्थान में कोरोना जैसे समय पर भी मैनेजमेंट किया, वित्तीय प्रबंधन किया और किस तरीके से काम किया। और राजस्थान में अभी जी। उन्होंने, अगर आपने बात देखी हो तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 2 महीने पहले इस बार टिकट का जो घोषणा है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा 2018 के अंदर जब टिकट का जो घोषणा हुई थी वो बिल्कुल नॉमिनेशन डे पे हुई थी। उससे जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, वो समय पर अपना प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही। अभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण समारोह था, उन्होंने उसमें ये बात कही कि जो युवा है उन युवाओं को आगे बढ़कर आना चाहिए, उन्हें टिकट की दावेदारी करनी चाहिए, चाहे आपके जो बड़े नेता है वो पद छोड़े या ना छोड़े। तो आप देखिए मुख्यमंत्री जी बार बार ऐसे बयान देकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो आने वाले आगामी चुनाव है उसके लिए कितने सक्रिय है। संगठन की आपने बात कही, संगठन कांग्रेस का बना हुआ है, संगठन नीचे काम कर रहा है। मैं खुद स्वयं एक ब्लॉक अध्यक्ष हूं, मुझे पता है रोज के रोज हमें कितनी चीजें देनी पड़ती है, कितनी हमारी वर्किंग हो रही है। हम बीएलए लेवल पर काम कर रहे हैं, हम चुनाव से संबंधित काम कर रहे हैं, हम महंगाई कैंपों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे वार्ड अध्यक्ष है, हमारी कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है। तो श्याम जी, इन चीजों को पब्लिकली या मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं फैलाया जाता। कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ज्यादा मजबूत है। और भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान, भरत जी, यहाँ पर सब स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने को। आप तो मैं दूसरों को उसी ये ना चीज का बताएं कि मैं उन्हें क्या क्लियर करना करना है चाह या रहा नहीं हूँ, करना है। क्योंकि ये यहाँ उन्हें सिर्फ उन्हें ना बताएं 4 उन्हें क्या लोग, करना नहीं है। मीना जी देखिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 लोग बात नहीं कर रहे हैं। युवा राजनीतिक चेहरा मीना जी, होने के नाते मीना जी, मेरा आपसे यहाँ हम सुझाव 4 है, लोग बात, और ये जरूर एक बहुत बुनियादी मुद्दा भी है कि पार्टी के, क्योंकि आप एक संवेदनशील और संजीदा नेता नजर आते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप के लिए कभी भी आरोप ना लगाएं, बल्कि तथ्यों के आधार पर ही बात की जाए। बहरहाल, आप सभी का बहुत मीना बहुत जी, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल धन्यवाद। शाम को 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।